हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है गेटवे क्लासेस में। मैं अविनाश कुमार आपको पढ़ाने जा रहा हूँ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। और आज हम यहाँ से स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी यूनिट 1, जिसका लेक्चर 1 हम आज करेंगे। और आज के लेक्चर में क्या क्या चीजें रहने वाली हैं वो हम आपसे डिस्कस कर लेते हैं। पहले जो सिलेबस है एक बार उसको देख लेते हैं, क्योंकि हमारा जो कंटेंट रहता है ना वो बिल्कुल सिलेबस के हिसाब से रहता है। कुछ थोड़ी बहुत बेसिक की अगर रिक्वायरमेंट है उस कंटेंट को समझने के लिए, वो बेसिक हम जरूर ऐड करते हैं। लेकिन वो बेसिक जिसकी आपको जरूरत है इन्हीं चीजों को समझने के लिए, वो बेसिक हम इसमें इंक्लूड करेंगे। अदरवाइज बिल्कुल सिलेबस के हिसाब से हम लोग चलेंगे। पूरे AKTU के जो नोट्स रहेंगे आपके, वो आपको मिलते रहेंगे टाइम टू टाइम। जितने PYQs हैं, जो लास्ट ईयर के क्वेश्चंस आते हैं, वो सारे क्वेश्चंस आपको कवर अप करके मिलेंगे। ठीक है, उसके अलावा जो प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स हैं वो आपको मिलती हैं। तो ये सारी चीजें हम कवर करते हैं। अब बात करते हैं अपने सिलेबस पे। यूनिट 1 जो है हमारी, वो DC सर्किट की है। ठीक है, यूनिट 1 हमारी DC सर्किट पे है। और इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है? सबसे पहले बेसिक एलिमेंट्स पढ़ने हैं, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस। उसके अलावा एक्टिव पैसिव एलिमेंट्स क्या होते हैं, वोल्टेज एंड करंट सोर्स कैसे होते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ लीनियरिटी क्या है, यूनिलेटरल बाइलेटरल एलिमेंट्स क्या है, किरचॉफ्स लॉ क्या होता है। ये सारी चीजें हम आज के लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, ये हमारे आज के लेक्चर के टॉपिक्स रहेंगे। क्योंकि ये थ्योरी है, डेफिनेशंस है, बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस नहीं है। ठीक है, तो हम इसको स्टार्ट करेंगे। राइट, इसके बाद वाले लेक्चर में हम मैश और नोडल एनालिसिस को पढ़ना शुरू करेंगे। राइट, तो ये टॉपिक हम बाद में कवर करेंगे। अब बात करते हैं हमारे बैच की। अगर हम बताएं तो आपको ये बैच गेटवे क्लासेस की एप्लीकेशन में अवेलेबल रहेगा, जहाँ पे आरंभ बैच के नाम से आपको ये मिलेगा। इस बैच का नाम आरंभ बैच रखा गया है, और ये फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर दोनों के लिए आपको अवेलेबल हो सकता है। ये दो तरीके से ये बैच अवेलेबल है बेसिकली, एक सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 दोनों के लिए, जिसकी वैलिडिटी पूरे साल रहने वाली है, जब तक आपका फर्स्ट ईयर कंप्लीट नहीं होता है। जब तक फर्स्ट ईयर कंप्लीट नहीं होता है, अब चाहे वो दिसंबर में हो चाहे वो जनवरी में हो, तब तक आपके लिए वैलिड रहेगा, जब तक आपके एग्जाम खत्म नहीं हो जाते। राइट, सभी ब्रांचेस के लिए है, सारे सब्जेक्ट इसमें इंक्लूड है, वैलिडिटी एक साल की रहेगी। इसके अलावा अगर कोई बच्चा पूरे साल के लिए नहीं लेना चाहता है तो वो सेमेस्टर वाइज भी ले सकता है। अगर वो फर्स्ट सेमेस्टर के लिए लेता है तो उसकी वैलिडिटी 6 मंथ की रहेगी। सब्जेक्ट यहाँ भी उसको सारे अवेलेबल हो जाएंगे। राइट, तो जो बच्चा इन कोर्स में एनरोल कराना चाहता है, अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आता है तो आप लोग जाके इसको एनरोल करा सकते हैं, आप लोग चेक कर सकते हैं। ठीक है, और अपनी पढ़ाई को अच्छे से स्टार्ट कर सकते हैं। इसको आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। ठीक है, जिनके पास अभी तक जानकारी नहीं पहुंची उनको पहुंच जाए, क्योंकि अब क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, तो आपका कंटेंट रेगुलरली मिलता रहेगा आपको। ठीक है, और आप लोग अपनी तैयारी को बनाए रखें, सो दैट कि आप एग्जाम में बहुत अच्छे से परफॉर्म कर पाए। तो चलिए बिना किसी डिले के स्टार्ट करते हैं आपका आज का लेक्चर। सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की, कि भाई इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है क्या। तो ये एक ब्रांच ऑफ फिजिक्स है, बेसिकली ब्रांच ऑफ साइंस है, जहां पे आप चार्ज के बारे में पढ़ते हैं कि चार्ज का मूवमेंट क्या होता है, चार्ज कैसे कैसे क्या क्या रोल प्ले करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती क्या है, उन सब चीजों के बारे में आप पढ़ेंगे। उसके क्या फर्क फायदे होते हैं, कैसे हम उसको यूटिलाइज करते हैं, कहाँ कहाँ उसका यूज आता है, वो सारी चीजें आप इसी ब्रांच में पढ़ते हैं। राइट, और अगर हम बात करें इलेक्ट्रिसिटी क्या है, तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है? इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये एक एनर्जी तो है जिसको आप यूज करते हो। किस लिए यूज करते हो? अपने घर के सारे काम कराने के लिए, बाहर के जितने भी आपके काम होते हैं, जैसे आपको टीवी देखना है, लाइट का आपको जरूरत है। ठीक है, आपको गर्मी लग रही है, AC चलाना है, आपको ठंड लग रही है, हीटर चलाना है। ये सारी चीजें किससे होती हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी से कन्वर्जन में ही मिलती हैं। राइट, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है? इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इज कॉज्ड बाय द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। करंट इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से जो आपको एनर्जी मिलती है, ठीक, उसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब इसके साथ में आपको कुछ की कंपोनेंट्स बार बार सुनने को मिलेंगे। जब इलेक्ट्रिसिटी की हम बात करते हैं तो क्या क्या चीजें दिमाग में आती है? करंट, वोल्टेज, रेजिस्टेंस, ये सब चीजें सुनने को मिलती हैं। तो इसके की कंपोनेंट क्या है? यही है, वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस। ये सारी वो चीजें हैं जो चैप्टर चलते रहेंगे, हर चैप्टर में, हर टॉपिक में, हर पैराग्राफ में इनमें से कोई ना कोई टर्म आपकी आती जाती रहेगी। उसी से मिलके तो बनता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो यहाँ वोल्टेज क्या होता है? पुश दैट ड्राइव्स इलेक्ट्रॉन टू फ्लो। ठीक है, करंट दैट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। रेजिस्टेंस क्या है? अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट। इंडक्टेंस क्या है? अपोज एनी सडन चेंज। कैपेसिटेंस क्या है? स्टोर एनर्जी इन इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्म। तो ये कंपोनेंट्स हैं, इनको डिटेल में अभी पढ़ेंगे, हम सब सारी चीजें पढ़ेंगे। यहाँ तो केवल आपको इंट्रोडक्शन है। और एक चीज बताऊं, ये टॉपिक एज इट इज आपका एग्जाम में नहीं आएगा, अभी तो हम थोड़ा सा
इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी है क्या बेसिकली, है ना, उसमें क्या क्या चीजें आती हैं, ताकि आपको आगे जाके आसानी रहे। आगे हम बढ़ते हैं तो बात करते हैं सबसे पहले इलेक्ट्रिक करंट की। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। करंट यानी कि चार्ज हमारा किस रेट से फ्लो कर रहा है किसी कंडक्टर में। अब रेट का मतलब क्या है कि किस टाइम ड्यूरेशन में, किसी फिक्स टाइम ड्यूरेशन में कितना चार्ज हमारा पास कर गया। फॉर एग्जांपल कि 2 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन हमारे पास कर गए, फ्लो कर गए इस कंडक्टर में, तो वो क्या कहलाएगा? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो रेट से मतलब होता है कि किसी टाइम ड्यूरेशन में कितना चार्ज हमारा फ्लो कर रहा है, दैट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, दैट इज dq बाई dt। तो I इक्वल टू हो जाएगा dq बाई dt, ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। अब इसी को हम लिख सकते हैं, यूनिट क्या हो जाएगी इसकी? एम्पियर, और एक यूनिट इसकी हो सकती है कूलम पर सेकंड, q अपॉन t है, तो q की क्या हो जाती है? कूलम, टाइम की हो जाएगी सेकंड, तो आप उसको वैसे भी लिख सकते हो, बट द ऐसा यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर, राइट। बात करते हैं वोल्टेज की। वोल्टेज क्या है? अब इलेक्ट्रॉन अपनी मर्जी से तो जाएंगे नहीं। देखो, कोई भी चीज अगर मूव कर रही है, मोशन में है, अगर वो चीज मूवमेंट है उसमें, तो किसी ना किसी फोर्स की वजह से तो होगा, कोई फोर्स तो उस पर लग रहा होगा जो उसको मूव कराएगा। तो वो जो फोर्स है ना, उसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं? वोल्टेज बोलते हैं। तो इट इज अ पुश और इट इज ए फोर्स दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो वोल्टेज इज द इलेक्ट्रिक पुश और पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन अ सर्किट दैट कॉज करंट टू फ्लो, जिसकी वजह से करंट फ्लो करती है। यानी कि एक इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है किसी कंडक्टर में, बट वो भी मूव नहीं कर रहे हैं। अगर उनको मूव कराना है, करंट को फ्लो कराना है, तो यू नीड टू अप्लाई अ वोल्टेज डिफरेंस और अ वोल्टेज और अ ईएमएफ टू मूव दैट इलेक्ट्रॉन्स। उसको हम बोलते हैं वोल्टेज। यूनिट क्या होती है इसकी? वोल्ट। एक सिंपल लैंग्वेज में जो आपने बचपन से पढ़ी होगी, वो क्या पढ़ी होगी कि वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज आल्सो नोन एज वोल्टेज। किसी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे चार्ज तक मूव कराना है, तो उसमें जो वर्क होगा उसको हम क्या बोल देते हैं? वोल्टेज बोलते हैं। तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा? dw बाई dq। कई बार आपने इसको ऐसे भी पढ़ा होगा, W अपॉन Q। तो एक ही बात है, यूनिट क्या होती है इसकी? वोल्ट होती है, या फिर इसकी यूनिट को आप क्या लिख सकते हो? जूल पर कूलम। जूल पर कूलम, आप ये भी यूनिट लिख सकते हो, वोल्ट भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट टर्म जो बार बार आपको सुनने को मिलेगी, दैट इज पावर। पावर क्या होती है? इलेक्ट्रिक पावर बताती है कि कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी या कितनी जो पावर है वो कंज्यूम करता है कोई इलेक्ट्रिक, या हम ये कह सकते हैं इट इज द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम। किस रेट से इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो कंज्यूम होती है किसी भी एपरेटस में, किसी इक्विपमेंट में, या किसी सेक्शन में, किसी पर्टिकुलर पोर्शन में, उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक पावर बोलते हैं। इलेक्ट्रिक पावर इज अ रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम्ड और प्रोड्यूस्ड इन अ सर्किट। तो पावर का फॉर्मूला होता है P इक्वल टू V इंटू आई, या इसका फॉर्मूला अगर हम इस डेफिनेशन के हिसाब से चलें तो P इक्वल टू हो जाएगा E अपॉन टी, यानी कि कितनी टाइम ड्यूरेशन में कितनी एनर्जी कंज्यूम हो रही है। तो ये रेट हो गया ना, एनर्जी पर यूनिट टाइम इज रेट। कोई भी क्वांटिटी पर यूनिट टाइम वो रेट बन जाता है। जैसे dq बाई dt क्या हो गया? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। dE बाई dt क्या हो गया? रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी, कितनी एनर्जी कंज्यूम हो रही है। ठीक है, ये क्या हो गया? वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो ये वर्क का रेट हो गया कंपेयर टू चार्ज। तो P इक्वल टू E अपॉन टी भी हो जाएगा। यूनिट क्या होती है इसकी? वॉट होती है, राइट। बात करेंगे एनर्जी, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की तो बात अभी हम कर ही रहे थे। इट इज द टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय अ डिवाइस व्हेन इलेक्ट्रिक पावर इज यूज्ड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। अब कोई इक्विपमेंट या जिसकी पावर सपोज 100 वॉट है, उसको हम कितनी देर तक यूज करते हैं, वो वहां से आप एनर्जी को निकाल सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। तो पावर फिक्स होती है। जैसे हमारी जो एसी है, सपोज उसकी पावर 1.5 किलोवाट है, तो वो इतनी रहेगी, 1500 वॉट रहेगी, वो कभी चेंज नहीं होगी। फैन है हमारा 80 वॉट का है, तो वो 80 वॉट का रहेगा। बट एनर्जी किस पे डिपेंड करती है कि वो फैन चल कितनी देर रहा है। अगर वो फैन 1 घंटे चल रहा है तो आपकी 80 वॉट के हिसाब से एनर्जी लेगा। अगर वो फैन 15 मिनट चल रहा है तो उस हिसाब से एनर्जी कंज्यूम होगी। अगर वो पूरे दिन चल रहा है तो उस हिसाब से आपकी एनर्जी कंज्यूम होगी। इट मीन्स कि जो एनर्जी होती है वो टाइम पे डिपेंड करती है कि कितनी देर तक पावर हमारी कंज्यूम हो रही है।
उसके बेसिस पे हम एनर्जी को कैलकुलेट करते हैं। तो एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, E इक्वल टू पी इंटू टी। कितनी देर तक आप पावर को यूज कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है कि हमारी एनर्जी कितनी होगी। यूनिट क्या होती है एनर्जी की? जो सभी टाइप की एनर्जी की यूनिट होती है वही इसकी भी होती है, जूल, या इलेक्ट्रिकल में इसको हम किलो वॉट आर के नाम से भी पढ़ते हैं, जो कि हमारे जो घर का बिल आता है बिजली का वो किलोवाट आर के हिसाब से आता है, KWH, कि कितने किलोवाट एक घंटे में आप यूज कर रहे हो, उसके हिसाब से आपकी बिजली का बिल बन के आता है, राइट। नेक्स्ट आपकी जो आ जाएगी वो आ जाएगा ओम्स लॉ। आपने सबने पढ़ा हुआ है ओम्स लॉ, तो इस पे बहुत ज्यादा हम टाइम नहीं खराब करेंगे। ओम्स लॉ क्या है? इफ ऑल द फिजिकल कंडीशंस आर सेम, इफ ऑल द फिजिकल कंडीशंस आर सेम, फिजिकल कंडीशंस क्या क्या हो सकती हैं? टेम्परेचर, प्रेशर, ठीक है, ये जितनी भी फिजिकल कंडीशंस होती है, अगर इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है, फिजिकल कंडीशंस हमारी सेम है, तभी ये रूल एप्लीकेबल होता है। अगर फिजिकल कंडीशंस में चेंज आ रहा है तो ये रूल एप्लीकेबल नहीं होगा। तो ये तो मैंडेटरी कंडीशन है कि इफ ऑल द फिजिकल कंडीशंस आर सेम। उस केस में किसी कंडक्टर में जो करंट फ्लो करती है, किसी भी कंडक्टर में से, इट इज अ कंडक्टर, ठीक है, इट इज अ कंडक्टर, और इसमें हमारे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, करंट फ्लो कर रही है, तो ये जो करंट होगी, दिस करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर। इसके अक्रॉस जो वोल्टेज अप्लाई हो रहा है, तो इसके अंदर फ्लो होने वाली करंट I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, या V इक्वल टू IR भी लिख सकते हैं। और जो करेक्टरिस्टिक इसकी बनती है ना बेटा, वो करेक्टरिस्टिक हम इस तरह से बना सकते हैं, IV। ठीक है, तो ये I है, ये V है, और ये करेक्टरिस्टिक है। और ये जो करेक्टरिस्टिक है, अगर मैं इसका स्लोप निकालूं, स्लोप निकालूं, तो वो कितना हो जाएगा? स्लोप इक्वल टू हो जाएगा V अपॉन I। इसको हम बोल देते हैं R। इसको हम क्या बोलते हैं? R। R क्या है यहाँ पर बेटा? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। R क्या है यहाँ पर? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, जिसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। देखो, तो एक चीज आपको बहुत अच्छे से समझनी है, हमसे जब कभी ओम्स लॉ पूछा जाता है तो हमारा फटाक से जवाब आता है V इक्वल टू IR। बट क्या ओम्स लॉ में कहीं रेजिस्टेंस का नाम आया? नहीं, ओम्स लॉ में कभी भी रेजिस्टेंस का जिक्र नहीं होता है। ओम्स लॉ तो सिंपल वोल्टेज और करंट के रिलेशन की बात करता है कि ये कंडक्टर है, उसके अंदर करंट फ्लो कर रही है, दैट करंट इज प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस इट। ठीक है, उसने रेजिस्टेंस की बात ही नहीं की, उसने कहा कि I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V या V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। और जब हम इसको प्रोपोर्शनलिटी से इक्वल में लेके आते हैं तब हम इसको लिखते हैं V इक्वल टू IR। तो आई आर जब हम लिखते हैं तो ये आर क्या है? ये आर आपका प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। और इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हमने एक नाम दे दिया, क्या? रेजिस्टेंस। इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हमने क्या नाम दे दिया? एक रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये आपका रेजिस्टेंस कहलाएगा, राइट। ओम्स लॉ आपको समझ में आया? बढ़िया। अब हम बात करते हैं एलिमेंट्स पे, जहां से आपका सिलेबस वाला पार्ट शुरू हो जाता है। ठीक है, आपको एक्सप्लेन करने के लिए कह सकता है व्हाट डू यू मीन बाय रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस क्या है? करंट फ्लो कर रही है, वोल्टेज उसको धक्का दे रहा है, करंट फ्लो कर रही है। लेकिन ऐसा थोड़ी है, ये तो हिंदुस्तान है भैया, यहाँ तो सड़कें खराब भी होती हैं, तो रास्ते में ब्रेकर भी आएंगे, गड्ढे भी होंगे, तो कुछ तो ऐसा होगा जो करंट को फ्लो करने में, रोकने में काम करेगा। यानी कि अगर करंट फ्लो कर रही है तो रास्ते में कुछ तो ऐसी चीज होंगी जो उसके फ्लो का अपोज करेंगी, जो उसको फ्लो होने देना नहीं चाहेंगी। तो जो करंट का अपोज करता है, करंट के फ्लो होने का अपोज करता है, उसको रेजिस्टेंस बोलते हैं। जैसे जब हम गाड़ी को लेके जाते हैं सड़क पे और रास्ते में ब्रेकर आ जाए, तो ब्रेकर भी क्या है? रेजिस्टेंस ही तो है। वो ब्रेकर क्या है? रेजिस्टेंस है। गड्ढा आ जाए, आपको रोकना पड़ेगा ना, हमारी स्पीड का अपोज कर रहा है। तो रेजिस्टेंस क्या है? इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट दैट अपोज द फ्लो ऑफ करंट। जो करंट के फ्लो होने का अपोज करती है, उसको हम क्या बोल देते हैं? रेजिस्टेंस बोल देते हैं। ठीक है, इसकी यूनिट क्या होती है? ओम्स, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं आर से, जैसा आपने देखा। दिस इज द सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस। और प्रैक्टिकली देखने में ये कुछ ऐसा लगता है। अगर आप इसको फिजिकली देखना चाहते हैं, छोटे छोटे से होते हैं, 1-1 रुपए के मिल जाते हैं, 50-50 पैसे के। ठीक है, और इस तरह का आपको देखने को मिलेगा। ये कंडक्टिंग वायर होती है, ये उसके ऊपर
कुछ मटेरियल इस तरह से लगा होता है और लाइनिंग्स होती है, और ये लाइनिंग जो लगी होती है यही डिसाइड करती है कि इस रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी। कलर कोडिंग होती है इसकी, आप में से तो कईयों ने पढ़ी भी होगी, वो पढ़ा है ना, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वाइफ ऑफ करके कुछ होता था आपका, ठीक है, उससे आप इसको वैल्यू को निकाल सकते हो। तो ये वैल्यू निकालनी आपको खैर अभी नहीं जरूरी है, यहाँ पे केवल मैं इसलिए आपको दिखा रहा हूँ ताकि अगर आपके सामने कभी कोई एलिमेंट आए इस तरह के तो आप पहचान तो लो एटलीस्ट कि ये है क्या। तो ये रेजिस्टेंस होते हैं, कलर चेंज हो सकता है, ब्लू कलर के हो सकते हैं, ग्रीन कलर के हो सकते हैं, बट द शेप इज सिमिलर, ठीक है, शेप इस तरह की सिमिलर होती है, तो इनको रेजिस्टेंस बोलते हैं, सिंबल होता है। अब रेजिस्टेंस के फॉर्मूले क्या क्या हो सकते हैं, देखो एक फॉर्मूला तो हमारा ओम्स लॉ से आता है, R इक्वल टू वी अपॉन आई, ये तो हमारा ओम्स लॉ से आया। दूसरा एक फॉर्मूला होता है कि जो रेजिस्टेंस होता है किसी कंडक्टर का इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर, लेंथ ऑफ कंडक्टर, ठीक है, दैट इज L, एंड R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है, जो कंडक्टर का एरिया है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो हमारा जो फॉर्मूला बन के आता है R इक्वल टू रो L अपॉन ए, इस रो क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, कि R इक्वल टू L अपॉन ए हो गया, R प्रोपोर्शनल टू L अपॉन ए, लेकिन इक्वल टू में लेके जाएंगे तो रो L बाई ए, और यहाँ जो रो होता है, दिस रो इज द रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल, जो मटेरियल हम यूज करते हैं रेजिस्टेंस को बनाने में उसकी रेजिस्टिविटी होती है। तो ये डिपेंड करती है किस पे, मटेरियल पे। तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो L अपॉन ए, यूनिट इसकी क्या रहेगी, ओम्स रहेगी, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला हो गया रेजिस्टेंस का। अब रेजिस्टेंस को जब आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे तो दो तरीके से हमें यूज करना होता है, या तो रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड हो सकते हैं या रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड हो सकते हैं। अब अगर रेजिस्टेंस आपके सीरीज में कनेक्टेड है तो सीरीज कनेक्शन कुछ कैसा बनेगा वो मैं आपको बताता हूं, कि सीरीज कनेक्शन का मतलब ये है कि रेजिस्टेंस आपके बैक टू बैक कनेक्टेड होंगे कुछ इस तरह से, ठीक है। सपोज R1 R2 R3, अगर ये तीनों इस तरह से कनेक्टेड है तो इसको बोला जाता है सीरीज कनेक्शन। सीरीज कनेक्शन में करंट हमारी सेम होती है, सीरीज कनेक्शन में करंट हमारी कैसी होती है, करंट हमारी सेम होती है इन ऑल रेजिस्टेंस। देखो इसमें भी आई है, इसमें भी आई जाएगी और इसमें भी आई जाएगी। और अगर हम बात करें वोल्टेज की तो वोल्टेज हमारा डिवाइड होता है, वोल्टेज हमारा डिवाइड होता है, क्यों, कि यहाँ पे V1 होगा यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक V2 होगा और यहाँ से यहाँ तक V3 होगा, क्योंकि V इक्वल टू होता है IR, V इक्वल टू क्या होता है IR। अब I तो सेम है लेकिन रेजिस्टेंस तो चेंज हो रहा है ना, R1 R2 R3, तो वोल्टेज हमारा चेंज हो जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, या V को मैं लिख सकता हूँ, अगर इसमें पूरे को एक ही मान लूँ तो V को मैं लिख सकता हूँ I इंटू R इक्विवेलेंट, और V1 को लिख सकते हैं IR1 प्लस IR2 प्लस IR3 एंड सो ऑन। आई से आई कैंसिल हो जाएगा तो हमारा फॉर्मूला बच जाएगा R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो दिस इज द फाइनल फॉर्मूला फॉर सीरीज कनेक्शन। अब दूसरा कनेक्शन हो सकता है बेटा पैरेलल कनेक्शन, राइट। पैरेलल कनेक्शन में रेजिस्टेंस कैसे कनेक्ट हो सकते हैं, कि मान लीजिए कि ये रेजिस्टेंस है तो एक रेजिस्टेंस आपका ऐसे कनेक्ट होगा, एक सपोज आपका ऐसे कनेक्टेड है, एक सपोज आपका इस तरह से कनेक्टेड है, तो दिस इज दी पैरेलल कनेक्शन। तो R1 R2 R3, ठीक है जी। अब यहाँ अगर देखें तो करंट मेरी सपोज I है, तब इस I को मैं तीन जगह डिवाइड कर सकता हूँ, I1 I2 एंड I3। तो यहाँ पर हमारी जो करंट है वो क्या हो रही है, करंट डिवाइड हो रही है, करंट क्या हो रही है, वो डिवाइड हो रही है, ठीक है। लेकिन अगर आप वोल्टेज देखें तो यहाँ से यहाँ तक का वोल्टेज V है, तो ये V यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो ये कोई ऐसी नई चीज तो है नहीं जो आप पढ़ रहे हो। तो ये वोल्टेज आपका यहाँ भी है, तो ये क्या रहेगा आपका
सीरीज में पैरेलल में है तो वोल्टेज सेम रहेगा, तो वोल्टेज हमारा सेम रहेगा, वोल्टेज सेम रहेगा। करंट डिवाइड हो रही है, तो करंट कैसे डिवाइड हो रही है कि भाई आई करंट थी, तीन पार्ट में डिवाइड हो गई, I1, I2 एंड I3। ओम्स लॉ क्या कहता है कि I इक्वल टू वी अपॉन आर, तो I इक्वल टू ये V है अगर, तो V अपॉन आर इक्विवेलेंट, क्योंकि मैं तो जब यहाँ I निकाल रहा हूँ तो मैं इन तीनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ले रहा हूँ, दैट इज आर इक्विवेलेंट। I1 कितना होगा, देखो V तो यहाँ भी है, तो V अपॉन R1, V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। V से V कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा फॉर्मूला बचेगा 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ठीक है, तो ये पैरेलल में हो जाता है। अब चूंकि ये जो है, इसमें मैं एक चीज और लिख देता हूं, इट इज अ स्टैटिक एलिमेंट। स्टैटिक एलिमेंट का मतलब ये होता है कि बेटा जब तक ये सर्किट में कनेक्टेड है तभी तक ये काम कर रहा है, एक बार सर्किट सट गया तो इसके अंदर कुछ स्टोर नहीं होता है, ये वैल्यू को स्टोर नहीं करके चलता है, ये हमेशा स्टैटिक रहेगा, स्टेशनरी रहेगा, इसकी वैल्यू फिक्स है, 100 है तो 100 रहेगी। अब इसे कहीं भी किसी भी सर्किट में लगाओ, इसकी परफॉर्मेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेजिस्टेंस विल बी लीनियर। ठीक है, तो अगर हम वोल्टेज और करंट के बीच में कैरेक्टरिस्टिक निकालें, वी और आई के बीच में, दिस इज आर। ठीक है, इस तरह से इसका कर्व आता है। तो दिस इज ऑल अबाउट दी रेजिस्टेंस। इतने से ज्यादा आपको अभी इस चैप्टर में नहीं समझना है, इतने से ये भी बहुत ज्यादा है। ठीक है, अगर एग्जाम में आता है तो शायद आपको केवल इतना ही लिखने को दिया जाए, सीरीज पैरेलल आपसे ना ही पूछे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है आपका एलिमेंट बेटा इंडक्टर। इंडक्टर क्या काम करता है, सर्किट में किसी भी सडन चेंज का अपोज करता है, चेंज का नहीं, सडन चेंज का अपोज करता है। जैसे सपोज आपके घर की लाइट बंद है, अचानक से आप आके एकदम बटन दबाओ तो अचानक से लाइट फ्लो होगी, तो ये उस लाइट को फ्लो करने का अपोज करेगा। आप अचानक से बंद कर दो तो ये लाइट जीरो हो जानी चाहिए करंट, ये उसको जीरो होने पे भी अपोज करेगा कि भाई तुरंत जीरो नहीं होना है, कोई भी काम तुरंत नहीं होना, कहेगा आराम से करो ना, बंद करना है आराम से होने देगा। तो ये क्या काम करता है कि जैसे सर्किट खुला खुला हुआ था, आप उसको बंद करते हो तो करंट फ्लो होनी चाहिए, तुरंत फ्लो होनी चाहिए, बट ये क्या कहेगा, जैसे अगर मैं इसकी आपको थोड़ा सा कैरेक्टरिस्टिक से समझाऊं, फॉर एग्जांपल अभी मैंने सर्किट को कनेक्ट किया, तो करंट क्या होना चाहिए कि जैसे मैंने सर्किट को कनेक्ट किया तो t इक्वल टू जीरो, ओरिजिन जो है यहीं पे करंट ऐसे फ्लो होनी चाहिए, एकदम करंट फ्लो हो जानी चाहिए। लेकिन अगर ये इंडक्टर लगा हुआ है तो कहेगा नहीं, ऐसे नहीं, करंट तो फ्लो होगी लेकिन करंट धीरे धीरे फ्लो होगी, कुछ टाइम बाद जाके वो फ्लो होगी। तो ये कैरेक्टरिस्टिक आएगी ड्यू टू इंडक्टर, और ये आएगी ड्यू टू रजिस्टर। अगर रजिस्टर लगाए तो एकदम फ्लो हो जाएगी, बट अगर इंडक्टर लगाए तो करंट धीरे धीरे फ्लो होगी। क्यों, क्योंकि ये अपोज कर रहा है उसको फ्लो करने का, थोड़ी देर बाद फ्लो होने देगा। सिमिलरली अगर मैं सप्लाई यहाँ पे हटा दूं, यहाँ पे मैं सप्लाई को हटा दूं या स्विच को बंद कर दूं, तो अगर रेजिस्टेंस है तो वो आपको कैसे कहेगा कि तुरंत जीरो कर देगा, बट अगर इंडक्टर है ना तो वो करंट को तुरंत जीरो नहीं होने देगा, वो करंट को धीरे धीरे जीरो होने देगा, तो करंट जीरो भी कुछ देर बाद होगी। तो आप समझे कि इंडक्टर कैसे बिहेव करता है, ये एक इंडक्टर का बिहेवियर होता है। ठीक है, तो इंडक्टर क्या है, इट इज अ एलिमेंट विच अपोज सडन चेंज, विच अपोज ए सडन चेंज, कोई भी सडन चेंज होगा उसका अपोज करेगा। ठीक है, और इसकी यूनिट क्या होती है आपकी, V इक्वल हेनरी होती है, और फॉर्मूला होता है V इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। ये आपने सबने पढ़ रखा है, ऐसी कोई नई चीज इसमें नहीं है, सिंबल इसका L होता है। दूसरी चीज, ये एनर्जी को स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इसी वजह से तो करंट को यहाँ पे फ्लो करा पा रहा है, सप्लाई ना होने के बावजूद भी इस एनर्जी की वजह से जो यहाँ स्टोर करके रख रहा है उसकी वजह से ये इसको फ्लो करा पाता है, राइट। तो दिस इज द इंडक्टर, और ये भी एक लीनियर एलिमेंट होता है। अगर आप इसकी कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करेंगे, तो आप इसकी कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करेंगे V के बीच में और डी आई बाई डी टी के बीच में, देन द स्लोप विल बी L, देन द स्लोप विल बी L। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडक्टर। इट इज अ डायनेमिक एलिमेंट। ये कैसा एलिमेंट है, डायनेमिक एलिमेंट है। रजिस्टर कैसा था, स्टैटिक एलिमेंट था, ये कैसा एलिमेंट है, डायनेमिक एलिमेंट है। कैसा एलिमेंट है, डायनेमिक एलिमेंट, राइट। डायनेमिक एलिमेंट का मतलब ये है
कि ये पास्ट में कहाँ यूज हुआ उस पर भी डिपेंड करेगा, क्योंकि एनर्जी को स्टोर करता है, और जब एनर्जी को स्टोर करता है तो वो एनर्जी की वजह से इसकी परफॉर्मेंस चेंज हो सकती है। रेजिस्टेंस में नहीं होता है, वो एनर्जी को स्टोर नहीं करता, बट ये करता है। अब अगर ये एनर्जी को स्टोर कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि मान लो अगर एक इंडक्टर है वो कहीं किसी और सर्किट में लगा हुआ था और वहां से मैं उसको निकाल के कहीं और सर्किट में लगा दूं, तो चूंकि उसके अंदर पहले से एनर्जी थी तो नए सर्किट में आकर उसकी परफॉर्मेंस में डिफरेंस देखने को मिल सकता है। तो ये अपने पास्ट पे डिपेंड करता है, अपने भूतकाल पे डिपेंड करता है कि पहले ये कहाँ काम कर रहा था, उस पर फर्क पड़ेगा, रेजिस्टेंस पे नहीं पड़ता है। तो इसलिए डायनेमिक एलिमेंट है, सेम एज कैपेसिटर, वो भी एक डायनेमिक एलिमेंट है। वो भी पहले कहाँ यूज हो रहा था, कितनी एनर्जी उसके अंदर स्टोर थी, उस पर डिपेंड करेगा, तो वो कहलाएगा आपका एक डायनेमिक एलिमेंट। तो इंडक्टर का फॉर्मूला हो गया, आपको इंडक्टर समझ में आ गया। फिजिकली देखने में ये कुछ इस तरह का होता है, कॉइल होती है सिंपल, तो इस तरह से आप उसको देख पाएंगे। कहीं किसी सर्किट में अगर आप देखें तो आपको समझ में आएगा कि इंडक्टर कुछ इस तरह का दिखाई देता है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या काम करता है, ये भी एनर्जी को स्टोर करता है बट इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म में एनर्जी को स्टोर कर रहा है, ये एलिमेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक फॉर्म में एनर्जी को स्टोर करता है, चार्ज की फॉर्म में स्टोर करता है, चार्ज को स्टोर करता है। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सी क्यू इक्वल टू सी वी, और यूनिट क्या हो जाएगी, फैराड। यूनिट क्या हो जाती है इसकी, फैराड यूनिट हो जाती है। सिंबल क्या होता है इसका, कैपेसिटर। तो क्यू इक्वल टू सी वी, या अगर आप इसके अक्रॉस करंट निकालना चाहें, आई सी इक्वल टू, तो सी डी वी बाई डी टी। अगर यहीं पे आप इसके कैरेक्टरिस्टिक बना देंगे तो आई और डी वी बाई डी टी के बीच में आप इसके कैरेक्टरिस्टिक बना सकते हैं, जो कि लीनियर होगी कैपेसिटर। ठीक है, इसका सिंबल होता है सी, यूनिट होती है फैराड, और ये फॉर्मूले हो जाएंगे इसके। ये एनर्जी को स्टोर करती है, ये भी एक डायनेमिक एलिमेंट है। डायनेमिक एलिमेंट है मतलब ये भी एनर्जी को स्टोर करता है, और अगर वो एनर्जी स्टोर्ड है तो इसकी परफॉर्मेंस चेंज हो सकती है जब हम कहीं और इसको यूज करेंगे। यानी कि ये भी अपने पास्ट पे डिपेंड करता है। तो जो चीजें अपने पास्ट पे डिपेंड कर रही हैं और पास्ट की वजह से उनकी प्रेजेंट की परफॉर्मेंस में कुछ चेंज देखने को मिल सकता है, ऐसे एलिमेंट्स को हम क्या बोल देते हैं, डायनेमिक एलिमेंट। तो क्वेश्चन कैसे भी पूछ ले, इन चीजों से बाहर क्या पूछेगा, कुछ भी नहीं पूछेगा आपसे। आपसे क्या पूछ सकता है, व्हाई कैपेसिटर इज नोन एज डायनेमिक एलिमेंट, तो आप लिख सकते हैं क्योंकि वो अपनी पास्ट वैल्यूज पे डिपेंड करता है, दैट इज व्हाई उसको हम डायनेमिक एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका, अब यहां से आपकी जो चीजें हैं वो सिलेबस वाली स्टार्ट हो जाती हैं, या वो भी खैर सिलेबस में था लेकिन पूछा नहीं गया है। रेजिस्टेंस वगैरह ये चीज कभी पूछी नहीं गई है, ये एग्जाम में आपके जनरली पूछा जाता है। ठीक है, डिफाइन एक्टिव एलिमेंट एंड पैसिव एलिमेंट। दो तरीके के एलिमेंट होते हैं। अब हम एलिमेंट्स को कैटेगरी में बांट रहे हैं। देखो एलिमेंट्स तो वही हैं, बैटरी, रेजिस्टेंस, इंडक्टर, कैपेसिटेंस, लेकिन उनको किन किन कैटेगरीज में हम रख सकते हैं। जैसे हमने दो कैटेगरी पहले बनाई, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव का मतलब जो एक्टिव है, यानी कि हर समय आपको कुछ ना कुछ बता रहे हैं, कुछ एनर्जी दे रहे हैं, तो वो एलिमेंट जो सर्किट में एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं, सर्किट को एनर्जी देते हैं। ठीक है, समटाइम्स वो एनर्जी लेते भी हैं, जैसे अगर बैटरी है वो चार्ज भी होती है, तो चार्जिंग हो रही है तो एनर्जी को रिसीव भी कर रही है, दोनों फंक्शन परफॉर्म कर सकती है। मतलब वो एनर्जी को दे भी सकते हैं, एनर्जी को ले भी सकते हैं, और एनर्जी कंटिन्यूसली प्रोवाइड करा सकते हैं। एनर्जी को कंटिन्यूसली प्रोवाइड करा सकते हैं सर्किट को, अगर हमें उसमें करंट वगैरह फ्लो करानी है। तो ऐसे एलिमेंट को हम क्या बोलते हैं, एक्टिव एलिमेंट। एलिमेंट्स विच कैन प्रोवाइड एनर्जी टू द सर्किट फॉर फंक्शनिंग। जैसे वोल्टेज हो गया, हमें किससे मिलता है, बैटरी से मिलता है, तो बैटरी क्या हो गया, एक एक्टिव एलिमेंट। जनरेटर एक्टिव एलिमेंट हो गया। एक्टिव एलिमेंट क्या हो गया, एलिमेंट्स विच कैन प्रोवाइड एनर्जी टू द नेटवर्क, चाहे वो वोल्टेज सोर्स हो, चाहे वो करंट सोर्स हो, चाहे वो बैटरी हो, ठीक है, चाहे वो सेल हो, या वो कई बार जनरेटर भी होता है। ये सब क्या है, हमारे एक्टिव एलिमेंट्स है, राइट। पैसिव एलिमेंट क्या है, भाई जो एनर्जी दे रहा है, कोई तो लेने वाला भी चाहिए ना। अब मैं बोल रहा हूं इतनी देर से आपसे, तो सुनने वाला होगा तभी तो फायदा है, अगर सुनने वाला ही नहीं है तो क्या फायदा उसका। तो जो एनर्जी वो दे रहा है नेटवर्क में, वो एनर्जी को नेटवर्क यूज करेगा, और उस एनर्जी को यूज करने वाले जो एलिमेंट होते हैं वो पैसिव कहलाते हैं, जिनको कुछ करना धरना नहीं है, बस सुनना है,
है ना, आपको कुछ अभी मेहनत नहीं करनी, आपको केवल अभी सुनना है, उसके बाद आप लोग मेहनत करेंगे ना, उसके बाद आप जाके अपनी एनर्जी कहीं पेपर पे निकालेंगे। फिलहाल तो आपको सुनना है, तो इस टाइम आप पैसिव है, इस टाइम मैं एक्टिव हूँ, और इसके बाद आप एक्टिव हो जाएंगे, मैं पैसिव हो जाऊंगा, मैं घर जाके बैठूंगा। ठीक है, तो पैसिव एलिमेंट जो एनर्जी को डेसिपेट कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, एब्जॉर्ब कर सकते हैं, वो सब क्या है, पैसिव एलिमेंट। जैसे रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर, दीज ऑल आर पैसिव एलिमेंट्स। एक्टिव क्या हो गए, बैटरी, करंट सोर्स, वोल्टेज सोर्स, जनरेटर, सेल, ये सब क्या होते हैं, एनर्जी सोर्स जितने भी होते हैं वो एक्टिव एलिमेंट। फिर आता है हमारा यूनिलेटरल एंड बाइलेटरल एलिमेंट, बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ करंट, जो भी उसमें से करंट पास कैसे होगी। कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो करंट कहीं से भी आए उनको फर्क नहीं पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारा रेजिस्टेंस है, ठीक है, अब ये हमारा रेजिस्टेंस है, अब इसमें करंट इधर से आए या करंट इधर से आए, इसको कोई फर्क पड़ेगा क्या, ये जैसा काम कर रहा है वैसा ही करता रहेगा। तो जब करंट को हम दोनों डायरेक्शन से अलाउ कर पाते हैं किसी एलिमेंट, वो कहलाते हैं बाई डायरेक्शनल या बाइलेटरल। बाइलेटरल मतलब जिसमें करंट दोनों साइड से फ्लो कर सकती है। अब देखो, इधर से भी फ्लो करा दो, इधर से भी करा दो, कोई दिक्कत है ही नहीं। ठीक है, तो अगर कोई दिक्कत नहीं है तो इस एलिमेंट को हम क्या बोलते हैं, बाइलेटरल। ऐसे एलिमेंट जिसमें करंट दोनों साइड से फ्लो कर सकती है, चाहे इधर से करा दो चाहे इधर से करा दो, उसको हम क्या बोल देते हैं, बाइलेटरल एलिमेंट। तो रेजिस्टेंस, इंडक्टर, कैपेसिटर, ये सब क्या है, बाइलेटरल एलिमेंट। इनको थोड़ी फर्क पड़ता है करंट दाएं से आए या बाएं से आए, ऊपर से आए नीचे से आए, करंट जानी चाहिए बस, उससे मतलब है। तो ये सब क्या है, बाइलेटरल एलिमेंट। यूनिलेटरल में क्या होगा, करंट केवल एक डायरेक्शन से जाएगी, दूसरी डायरेक्शन से फ्लो कराओगे ना तो करंट फ्लो ही नहीं करेगी। जैसे डायोड, जैसे डायोड। अब अगर डायोड है, ठीक है, जब डायोड फॉरवर्ड बायस्ड मोड में है तो करंट फ्लो कर जाएगी, लेकिन अगर डायोड रिवर्स बायस्ड मोड में है तो करंट फ्लो नहीं होगी, तो करंट फ्लो नहीं होगी। इलेक्ट्रॉनिक्स में आप लोग पढ़ रहे होंगे थोड़ा बहुत। ठीक है, तो अगर डायोड फॉरवर्ड बायस्ड मोड में है तो ये करंट को जाने देता है, एज ए शॉर्ट सर्किट बिहेव करता है। लेकिन जब ये रिवर्स बायस्ड मोड में लगा होता है तब ये करंट को अलाउ नहीं करता। फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस किस पे डिपेंड करता है, करंट की डायरेक्शन पे। करंट इधर से आ रही है तो अलाउ करेगा, इधर से आ रही है तो ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो एक इंडक्टर, सॉरी एक डायोड कैसे बिहेव करता है, एज ए यूनिलेटरल एलिमेंट। तो इसको हम क्या बोलेंगे, यूनिलेटरल, यानी कि इसमें यूनिक डायरेक्शन है, करंट केवल ऐसे जा सकती है, ऐसे नहीं आ सकती। जबकि रजिस्टर में, इंडक्टर में, कैपेसिटर में कहीं से भी करंट आए वो अलाउ करेगा। तो ये बाइलेटरल कहलाते हैं, ये यूनिलेटरल कहलाते हैं। दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया। एक करंट की जो फ्लो है वो कहाँ कहाँ से अलाउ कर पा रहे हैं, बेस्ड ऑन दैट हम बताते हैं बाइलेटरल और यूनिलेटरल क्या होते हैं। ये देखो, आप अगर ध्यान दें तो ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, 23-24 में, 22-23 में आया था ये क्वेश्चन आपका, देखो 24-25 में आया, 23-24 में भी आया। हर साल इनमें से कोई ना कोई डेफिनेशन आती है 4 नंबर में, आएंगी आएंगी, इस बार भी आएंगी, टेंशन ना लो। फिर उसके बाद पूछता है लीनियर एंड नॉन लीनियर। ठीक है, अब क्या कहते हैं कि या कॉन्सेप्ट ऑफ लीनियरिटी आपसे पूछ ले, तो देखिए कोई भी एलिमेंट लीनियर कब कहलाएगा, जब वो लीनियरिटी को शो करेगा। लीनियरिटी होती क्या है, अगर किसी की वोल्टेज और करंट की जो रिलेशन है वो लीनियर है तो ये आपका लीनियरिटी शो करता है, लीनियर एलिमेंट कहलाते हैं। जिनका वोल्टेज और करंट का रिलेशन कैसा है, लीनियर है। ठीक, तो वो क्या कहलाते हैं, लीनियर एलिमेंट। जैसे रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर, अभी तीनों में देख का लीनियर कैरेक्टरिस्टिक आ रही है, इंडक्टर, कैपेसिटर, वोल्ट और रेजिस्टेंस की। दूसरी कंडीशन क्या है कि वो प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी एंड प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन दोनों को फॉलो करे, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन दोनों को फॉलो करे। ठीक है जी, तो ये प्रिंसिपल क्या होता है, जैसे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या होता है कि अगर आपका एफ ए प्लस बी आप करना चाह रहे हो, ठीक है, या एक्स प्लस वाई करना चाह रहे हो, ठीक है, तो या तो आप दोनों सिग्नल को एक साथ प्रोसेस करा दो, या अगर आप दोनों को अलग अलग करा के भी ऐड करते हो, यहां पर तो देखो मैंने एक साथ कराया और यहां पर मैं दोनों को अलग अलग करके ऐड कर रहा हूं, और अगर ये दोनों इक्वल है, सेम है, तो दिस प्रिंसिपल इज नोन एज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। दिस प्रिंसिपल इज नोन एज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, की दो चीजों को मैं अलग अलग कर रहा हूं। ठीक है, अब सपोज कैसे, जैसे दो रेजिस्टेंस है, ठीक है,
अब दो रेजिस्टेंस है, अब इसमें मैं क्या कर सकता हूं कि सपोज यहां वोल्टेज मेरा 12 वोल्ट है, ठीक है, और यहाँ पे मैं फिर क्या कहूंगा कि सर यहाँ पे 6 वोल्ट है और यहाँ पर भी 6 वोल्ट है, तो या तो हम ये बोल दें कि इसमें भी 6 है इसमें भी 6 है, दोनों का 6 + 6 12 हो गया, या टोटल का 12 बोल दो, एक ही तो बात है। तो यही कहलाता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, जहां दो चीजों को ऐड करके हम निकालें या अलग अलग निकाल के बाद में ऐड कर दें, रेस्पॉन्स सेम आता है, तो ये कहलाता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। दूसरी तरफ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी वो क्या होता है, एफ ऑफ ए एक्स, अगर हम ऐसे लिख रहे हैं तो जो ये कांस्टेंट है इसको हम अगर ऐसे भी लिखें कि ए ऑफ एफ एक्स, ये भी सेम होता है, इसके रेस्पॉन्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि अगर मैं इस रेजिस्टेंस में सपोज ये 12 वोल्ट है और यहाँ पे मैं रेजिस्टेंस की वैल्यू को चेंज करके लेता हूँ, ठीक है, फॉर एग्जांपल अभी मैं इसको 10 ओम पे निकालता हूँ तो V = IR होता है, V = IR होता है, तो मैं करूंगा 10 × I, ठीक। अब अगर मैं ये रेजिस्टेंस 100 ओम का होता तो 100 ओम का मतलब 10 × 10, तो A की वैल्यू कितनी हो गई 10, तो मेरा V कितना हो जाता 10 × IR, तब भी मुझे वही मिलता 100R, और अगर मैं 100 पे निकालता तो 100 का तो 100 × I हो ही जाता 100I, ठीक है। मतलब समझो आप, इसको मैं फिर से समझाता हूं दोबारा से। भाई मान लीजिए कि एक रेजिस्टेंस 100 ओम का है, तो यहां वोल्टेज कितना होगा, V = 100 × I, ठीक है। अब अगर मान लीजिए कि मैं इसको कहूं कि ये 10 के 10 लगा दिए 100 ओम करने के लिए, तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, V = 10 ऑफ 10 ओम के रेजिस्टेंस थे, एक में कितना था 10, तो 10 × 10I, तो ये क्या कहलाता है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, सॉरी होमोजेनिटी। तो अगर ये दोनों प्रिंसिपल फॉलो हो रहे हैं किसी एलिमेंट के लिए तो वो हमारा लीनियर एलिमेंट कहलाएगा। और कौन कौन से होते हैं, रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर, दे ऑल आर लीनियर एलिमेंट्स। एंड जितने भी सेमीकंडक्टर है, सेमीकंडक्टर एलिमेंट है जैसे डायोड, ट्रांजिस्टर, दे ऑल आर नॉन लीनियर एलिमेंट। इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक आती है ना डायोड की, वो डायोड की कैरेक्टरिस्टिक भी कुछ इस तरह से आती है, अगर आप देखेंगे तो इस तरह से कैरेक्टरिस्टिक आती है, ये डायोड के लिए आती है, ठीक है, इस तरह से कैरेक्टरिस्टिक आती है। ये लीनियर थोड़ी है, ये लीनियर है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक डायोड के लिए आती है, इसलिए डायोड इज अ नॉन लीनियर एलिमेंट। तो कौन सा लीनियर कौन सा नॉन लीनियर, ये भी क्लियर हुआ, ये एग्जाम में पूछा जाता है। लम्प्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क, हालांकि ये एग्जाम में पूछे नहीं गए, सिलेबस में भी नहीं है, लेकिन फिर भी आपको दे दिए क्योंकि पूछ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, थोड़ा बहुत भी अगर क्वेश्चन को घुमाना हो तो वो दे सकते हैं। लम्प्ड नेटवर्क क्या है, ए नेटवर्क इन विच ऑल द नेटवर्क एलिमेंट्स आर फिजिकली सेपरेबल। जितने नेटवर्क्स आप देखते हो जिसमें आपको दिखाई दे रहा है कि भाई ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ये कैपेसिटर है, ये इंडक्टर है, ये ट्रांसफार्मर है, ये सारी चीज आपको दिख रही है, फिजिकली सेपरेट है, वो लम्प्ड नेटवर्क कहलाते हैं। पर डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क में क्या होता है कि जैसे ट्रांसमिशन लाइन है, अब 2 किलोमीटर लंबी लाइन है, तो उसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस भी होगा, उसका कुछ ना कुछ इंडक्टेंस भी होगा, उसका कुछ ना कुछ कैपेसिटेंस भी होगा, लेकिन क्या वो दिखते हैं, नहीं, हमें तो एक तार दिखती है जाती हुई लंबी सी, लेकिन वो उस वायर में डिस्ट्रीब्यूटेड है इवनली। 2 किलोमीटर है तो इसका रेजिस्टेंस इतना होगा, 10 किलोमीटर कर दोगे तो इतना हो जाएगा, पर वो रेजिस्टेंस दिखता कहाँ है। मैं आपसे कहूँ कि इसका रेजिस्टेंस निकाल के लाओ फिजिकली, तो क्या आप उसको निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते। तो ऐसे नेटवर्क जिनके जो पैरामीटर्स है वो फिजिकली सेपरेबल नहीं है, आप उनको अलग से निकाल के नहीं दिखा सकते, वो कहलाते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क, जैसे हमारे ट्रांसमिशन लाइन। ये बात समझ में आ गई, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है एक्सप्लेन आइडियल एंड प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स, राइट। देखिए सोर्स हमारे कौन कौन से होते हैं, वोल्ट करंट सोर्स होता है और वोल्टेज सोर्स होता है, लेकिन इन दोनों में भी हम इनको दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, क्या क्या, या तो सोर्स हमारा आइडियल हो सकता है या प्रैक्टिकल हो सकता है। अगर कोई सोर्स हमारा आइडियल है, जैसे हम बात करें अगर आइडियल एंड प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स की, आइडियल का मतलब क्या है, ऐसी चीज जिसमें कोई लॉसेस हो ही ना, हालांकि ऐसा होना पॉसिबल नहीं है, कोई भी चीज आइडियल नहीं हो सकती है, लेकिन ऐसे सोर्स जो बिल्कुल आइडियल हैं जिसमें कोई लॉसेस नहीं होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, आइडियल। और प्रैक्टिकल का मतलब है जिनको हम डेली लाइफ में एक्चुअली यूज करते हैं, जो कि एग्जिस्ट करते हैं, वो एग्जिस्ट करेंगे एक्चुअल में, सोर्स ऐसे ही होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, प्रैक्टिकल सोर्स। अगर हम इनके डायग्राम पे बेस्ड बात करें तो आप देखिए, जैसे
आइडियल सोर्स है। तो आइडियल सोर्स का मतलब क्या है कि एक वोल्टेज सोर्स होगा, ठीक है। अब अगर इसका वोल्टेज V है, तो यही V वोल्टेज हमको टर्मिनल तक मिलेगा। यही V वोल्टेज हमें कहां तक मिलेगा? टर्मिनल पे मिलेगा। इट मीन्स जो इसकी करेक्टरिस्टिक होगी, जो इसकी करेक्टरिस्टिक होगी वो बिल्कुल इस तरह से होगी। हमें एक कांस्टेंट वोल्टेज सप्लाई करते हुए मिलेगा। टाइम के साथ वोल्टेज बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। जो वोल्टेज मैं यहां दे रहा हूं वही वोल्टेज मुझे टर्मिनल के अक्रॉस मिल रहा है। यहां पर इसका जो रेजिस्टेंस होता है वो जीरो होता है। आर इक्वल टू क्या होता है? जीरो होता है। तो देखिए इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होता है? जीरो होता है, जिसकी वजह से इस सोर्स के अंदर कोई भी वोल्टेज खराब नहीं होता है, कोई भी वोल्टेज का ड्रॉप नहीं होता है। जितने वोल्ट का ये वोल्टेज सोर्स है उतना ही वोल्टेज हमें टर्मिनल के अक्रॉस दिखाई देगा और इस तरह से हमें इसकी कैरेक्टरिस्टिक मिलेगी। लेकिन क्या ऐसा संभव है? बिल्कुल नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है किसी चीज का रेजिस्टेंस ना हो? तो अगर रेजिस्टेंस होगा तो हमारा सर्किट, ये बैटरी कैसी दिखेगी? इस तरह से। ये आर इंटरनल होता है, इस बैटरी का खुद का रेजिस्टेंस। और जब ये रेजिस्टेंस है तो कुछ ना कुछ ड्रॉप मिलेगा, यानी कि टर्मिनल पे आपको क्या मिलेगा? V माइनस आई आर। अगर ये V वोल्ट का है तो V माइनस, और ये करंट यहाँ पर I फ्लो कर रही है, तो यहाँ पे ये IR ड्रॉप होगा, ये घटने के बाद आपको यहाँ पे मिलेगा। तो तभी तो आप देखिए आपका जो बैटरी होती है उसका जो वोल्टेज है जितना पेपर पे लिखा हुआ है, जब आप उसको मेजर करते हैं वो थोड़ा बहुत कम दिखाई देता है। हालांकि ये रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। ये कैसा होता है? वेरी लो होता है, बहुत कम होता है प्रैक्टिकली, ठीक है। जिसकी वजह से ये IR ड्रॉप भी बहुत छोटा सा होगा, लेकिन होगा ना। तो जो करेक्टरिस्टिक आएगी वो करेक्टरिस्टिक कुछ इस तरह से आएगी कि ये तो आपकी आइडियल है, ये क्या है? हमारी आइडियल करेक्टरिस्टिक। लेकिन प्रैक्टिकल कैसी जाएगी? प्रैक्टिकल हमारी करेक्टरिस्टिक कुछ इस तरह से जाएगी। ये धीरे धीरे वोल्टेज रिड्यूस होगा। और रिड्यूस क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर IR ड्रॉप है, यहाँ पर क्या है? IR ड्रॉप है, ठीक है। तो वोल्टेज हमारा धीरे धीरे रिड्यूस हो रहा है। क्यों रिड्यूस हो रहा है? इस रेजिस्टेंस की वजह से। तो ये कहलाएगा हमारा प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा इसका? बहुत कम होता है। आइडियल सोर्स का कितना होता है? जीरो रेजिस्टेंस होता है। इसी वजह से आगे जाके फ्यूचर में जब आप कुछ ऐसी चीजें यूज करोगे जहां पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, कुछ करना है, तब आप वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट करते हो। शॉर्ट सर्किट मतलब हमने उसके रेजिस्टेंस से रिप्लेस किया। और रेजिस्टेंस कितना होता है इसका? जीरो रेजिस्टेंस होता है। ये चीज याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है बेटा जो मैं आपको बता रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे अक्सर एग्जाम में इन चीजों पे लाजवाब हो जाते हैं, उनके पास आंसर नहीं होता है। आपसे पूछा जाएगा कि भाई वोल्टेज सोर्स को जब रिप्लेस करते हैं तो उसको शॉर्ट क्यों करते हैं? तो बहुत सारे बच्चों के पास, इनफैक्ट बहुत सारे फैकल्टीज के पास भी आंसर नहीं होते ना। तो सिंपल सा आंसर है, हालांकि इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि जो बहुत टिपिकल हो, क्योंकि वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो होता है। दैट इज वाई कि हम इसको हमेशा शॉर्ट सर्किट से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिए। मतलब एक बेसिक फंडामेंटल जो चीजें हैं वो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। वाइवा में आपसे पूछा जा सकता है। एक्सप्लेन आइडियल एंड प्रैक्टिकल करंट सोर्स। अब अगर आप करंट सोर्स की बात करें तो आइडियल करंट सोर्स का मतलब क्या है कि भाई कोई करंट सोर्स है, ठीक, उसमें भी कोई लॉसेस नहीं हो रहे हैं। जितनी करंट आप यहाँ दे रहे हैं उतनी, सपोज यहाँ करंट हमारी आई है, ये आई एम्पियर का सोर्स है, तो आई एम्पियर यहाँ पर हमें मिल रही है टर्मिनल पे भी। तो अगर टर्मिनल पे हमें सेम करंट मिल रही है तो ये क्या कहलाएगा हमारा? ये हमारा एक आइडियल करंट सोर्स कहलाएगा। कैरेक्टरिस्टिक अगर हम इसकी बना देंगे तो क्या कैरेक्टरिस्टिक होगी? ये कैरेक्टरिस्टिक होगी आई, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है कि कुछ भी लॉस ना हो? ऐसा तो नहीं हो सकता। तो ये प्रैक्टिकल अगर है तो, सॉरी, आइडियल है। ये कैसा है? आइडियल। तो प्रैक्टिकल कैसा होगा? प्रैक्टिकल का मतलब ये है कि जो करंट फ्लो हो रही है, ये करंट कहीं ना कहीं तो लीक होगी। तो ये करंट यहाँ पर एक इसका इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, आर इंटरनल, ठीक है। और ये जो करंट है आई, इसका कुछ हिस्सा इसके अंदर चला जाएगा और जो बचेगा कैपिटल आई माइनस स्मॉल आई वो आपको टर्मिनल पे दिखाई देगा। दिस इज प्रैक्टिकल, दिस इज प्रैक्टिकल करंट सोर्स, प्रैक्टिकल करंट सोर्स। तो एक्चुअल में आपको करंट क्या मिलेगी? आई माइनस आई मिलेगी।
अब आप क्या चाहते हो, आप ये चाहते हो कि ये करंट कम से कम हो। भाई हम तो यही चाहेंगे ना, हमारा सोर्स 10 एम्पियर का है तो हमें टर्मिनल पे 10 एम्पियर मिले। तो हम ये तो नहीं चाहेंगे एक सारी करंट इधर बाईपास हो जाए। तो इसकी जो वैल्यू होती है वो हमेशा बहुत हाई रखी जाती है, क्योंकि करंट हमेशा एक लो रेजिस्टेंस पाथ फॉलो करती है, जिसकी वजह से यहां पर बहुत कम करंट फ्लो होगी। तो अगर यहां बहुत कम करंट फ्लो होगी तो मैं इसको यहां पर लिख सकता हूं कि जो मेरा आर इंटरनल है वो कैसा होगा, इनफाइनाइट होगा। आइडियली तो वो इनफाइनाइट है, प्रैक्टिकली वो बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से करंट यहां तो बिल्कुल जा नहीं पा रही है, यहां पे थोड़ी सी करंट जाएगी। मान लो 10 एम्पियर है तो 9.9 यहां चली जाएगी, 0.1 यहां चली गई, इस तरह से होता है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी हमारी, ये जो सर्किट डायग्राम होगा ये प्रैक्टिकल के लिए होगा। अगेन द कैरेक्टरिस्टिक विल बी सेम, दिस इज फॉर आइडियल एंड दिस इज फॉर प्रैक्टिकल, आई माइनस आई। ये आइडियल की होगी और ये कैरेक्टरिस्टिक आपकी प्रैक्टिकल के लिए होगी। ठीक है, कैपिटल आई माइनस स्मॉल आई। तो दिस इज द आइडियल एंड प्रैक्टिकल करंट सोर्स। समझ में आ गई बात। इसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है, उसमें रेजिस्टेंस जीरो होता है, क्योंकि यहाँ पैरेलल में होता है। पैरेलल में तो करंट डिवाइड होती है, इसीलिए पैरेलल में होता है रेजिस्टेंस। वहां सीरीज में वोल्टेज डिवाइड होता है तो रेजिस्टेंस सीरीज में लगा होता है। क्योंकि वो सीरीज में है तो इसलिए उसको जीरो रखा है, क्योंकि ये पैरेलल में इसलिए इनफाइनाइट होता है। ठीक है, तो इस तरह से आपके आइडियल और प्रैक्टिकल करंट सोर्स एंड वोल्टेज सोर्स होते हैं। अब अगर हम बात करें इसकी, डिफरेंशिएट बिटवीन लूप, मैश, नोड एंड जंक्शन। काम करते हैं, पहले हम एनर्जी सोर्स को ही क्लासिफाई कर लेते हैं। एनर्जी सोर्स अभी तो हमने वोल्टेज और करंट में डिवाइड कर लिया, लेकिन अगर इनको कैटेगरी वाइज डिवाइड करें तो दो तरीके के होते हैं, डिपेंडेंट सोर्स और इंडिपेंडेंट सोर्स। एनर्जी सोर्स को हम दो जगह डिवाइड कर सकते हैं। डिपेंडेंट सोर्स, इंडिपेंडेंट सोर्स में क्या हो सकता है, वोल्टेज सोर्स एंड करंट सोर्स। ठीक है जी, दो ही तो तरीके के सोर्स होते हैं, वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स। वोल्टेज सोर्स जैसे सेल हो गया, या जैसे आपकी बैटरी हो गई, ये सब क्या है, ये सिंबल होते हैं इस तरह से। ठीक है, इस तरह से सिंबल होते हैं। करंट सोर्स है तो करंट सोर्स का सिंबल ये होता है। ठीक है, या फिर अगर एसी सोर्स है तो उसका सिंबल ये होगा। इस तरह से ये तो इंडिपेंडेंट सोर्स है, जो जिसके इन्हीं के बारे में आपको पढ़ना है, बेसिकली यही आपके सिलेबस में है। लेकिन अब पिछले 5 सालों में एक क्वेश्चन ऐसा आया जो आउट ऑफ सिलेबस था, जिसमें ये वाले सोर्स पे बेस्ड क्वेश्चन आ गया, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, इसी वजह से आपको पढ़ना पड़ रहा है, अदरवाइज ये चीज सिलेबस में नहीं है और इस पे बेस्ड क्वेश्चन आने की उम्मीद भी बहुत कम है। तो डिपेंडेंट सोर्स का मतलब क्या होता है बेटा, ऐसे सोर्स जो किसी और वैल्यू पे डिपेंड करते हैं। सोर्स किसी और वैल्यू पे डिपेंड करता है, उनको हम क्या बोलेंगे, डिपेंडेंट सोर्स। तो हमारे पास दो ही तो वैल्यू है, वोल्टेज और करंट। या तो हमारा सोर्स वोल्टेज का होगा या सोर्स करंट का होगा। अब ये इन दोनों क्वांटिटी पे डिपेंड कर सकता है। जैसे मैं पहले वोल्टेज सोर्स की बात करता हूं, तो मैं कहता हूं कि भाई वोल्टेज सोर्स है मेरा, लेकिन वो डिपेंड भी वोल्टेज पे कर रहा है। वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, वोल्टेज सोर्स। वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। तो ये कैसा होता है, ये कुछ इस तरह का होता है, सिंबल इसका ये होता है। वोल्टेज सोर्स है तो बीच में प्लस माइनस लगाएंगे, और चूंकि ये डिपेंड कर रहा है किस पे, वोल्टेज वी पे, तो इसकी वैल्यू होगी वी वोल्ट। अब ये जो वी दिख रहा है ना, यानी कि सोर्स तो वोल्टेज का है, लेकिन ये डिपेंड किस पे कर रहा है, इस वी पे डिपेंड कर रहा है। और ये वी आपको सर्किट में कहीं दिया होगा, यानी कि इस सोर्स की वैल्यू वी वोल्ट है, जो कि कहीं और दिया हुआ है, तो इसलिए इसको डिपेंडेंट सोर्स बोलते हैं। तो ये वोल्टेज सोर्स है, डिपेंड वोल्टेज पे कर रहा है, दैट इज वाई इसका नाम हो गया वी डी वी एस, वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। फिर वोल्टेज पे डिपेंड करा दिया, करंट पे डिपेंड करा दो, तो हम इसको लिख सकते हैं करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स।
करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, यानी कि CDVS। ठीक है, इसका सिंबल कुछ ऐसा कैसा होगा कि है तो ये वोल्टेज सोर्स, ठीक है, तो प्लस माइनस लगा दिया, लेकिन डिपेंड किस पे कर रहा है, करंट पे, तो इसको हम लिखेंगे I वोल्ट, यूनिट तो वोल्ट में होगी ना। अब ये करंट सर्किट में कहीं ना कहीं हमें गिवन होगी, तो ये हो गया I वोल्ट, ये हो गया करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। सिमिलरली अब वोल्टेज सोर्स दोनों पे डिपेंड करा दिया, अब करंट सोर्स को करा दो, तो ये क्या हो जाएगा, वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स, यानी कि VDCS। इसमें क्या होगा, क्योंकि ये करंट सोर्स है तो करंट सोर्स को हम कैसे दिखाते हैं, ऐसे दिखाते हैं, और ये किस पे डिपेंड कर रहा है, वोल्टेज पे, तो इसकी यूनिट होगी V एम्पियर। V क्या है, वोल्टेज, ये वोल्टेज सर्किट में कहीं दिया होगा उस पे डिपेंड कर रहा है, V एम्पियर। सिमिलरली यहां पे बन सकता है CDCS, यानी कि करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स। ठीक है, तो सोर्स कैसा है, करंट सोर्स है, एरो बना देंगे, और डिपेंड किस पे कर रहा है, करंट पे डिपेंड कर रहा है, तो इसको हमने क्या नाम दे दिया, करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स। इस तरह से हमारे चार सोर्स ये होते हैं और इंडिपेंडेंट सोर्स ये होते हैं। ये आपके सिलेबस में है, ठीक है, बट ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन आपको पढ़ना पड़ रहा है, क्योंकि एक क्वेश्चन यहाँ पे प्रीवियस ईयर्स में इस पे बेस आपका पूछ लिया गया था। उम्मीद कम है आने की, लेकिन फिर भी आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि आप ऐसा ना हो कि आपको चीजें छूट जाए। आगे बात करते हैं, कुछ और डेफिनेशन ले लेते हैं हमारे सर्किट से रिलेटेड, डिफरेंस बिटवीन मैश एंड लूप। तो मैश एंड लूप में क्या होता है, एनी क्लोज पाथ, एनी क्लोज्ड पाथ इज नोन एज लूप, एनी क्लोज्ड पाथ इज नोन एज लूप। ठीक है, जैसे ABCDEF, ABCDEF ये क्या हो जाएगा, लूप हो जाएगा, ABCDEF ये एक लूप है, या ABEF ये भी एक लूप है, ठीक है, या BCDE ये भी एक लूप है, ठीक है। लेकिन जब हम बात करेंगे मैश की, तो एनी शॉर्टेस्ट क्लोज्ड पाथ इज नोन एज मैश, तो हम केवल किसकी बात करेंगे, ABEF की बात करेंगे, या BCDE की बात करेंगे, या हम कहेंगे कि भाई कोई ऐसा लूप, मैश को हम क्या कह सकते हैं, लूप दैट डज नॉट कंटेन एनी अदर लूप इन इट, यानी कि एक ऐसा लूप जिसके अंदर कोई और लूप ना बन रहा, उसको हम क्या बोल देंगे, मैश बोल देंगे, या शॉर्टेस्ट क्लोज पाथ को मैश बोल देंगे। तो ये एक मैश है, ये एक मैश है, दिस इज द डिफरेंस। ए मैश इज ऑलवेज ए लूप, एक मैश जो है वो हमेशा एक लूप रहेगा ही रहेगा, लेकिन एक लूप हमेशा मैश हो ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि जैसे बड़ा वाला मैश लूप है, इसको हम मैश नहीं बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, लूप ही बोलेंगे। तो ये डिफरेंस हो गया। फिर आता है नोड एंड जंक्शन। नोड क्या होता है, ऐसा पॉइंट जहां पे दो या दो से ज्यादा एलिमेंट मिलते हो। सपोज ये एक पॉइंट है, यहां पर एक रेजिस्टेंस जोड़ दिया, एक रेजिस्टेंस यहां जोड़ दिया, तो इसको हमने क्या नाम दे दिया, नोड बोल दिया, इसको हमने क्या बोल दिया, नोड बोल दिया। लेकिन एक ऐसा पॉइंट जहां पे हमारे पास तीन एलिमेंट जुड़े हुए हों, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, तीन या तीन से ज्यादा, उसको हम बोलते हैं जंक्शन। तो दो या दो से ज्यादा के लिए नोड बोलेंगे, तीन या तीन से ज्यादा पे जंक्शन होगा। तो अगर इसकी डेफिनेशन देंगे तो हम इसमें बोलेंगे टू और मोर, इन जंक्शन के लिए बोलेंगे थ्री और मोर। यानी कि इस पॉइंट को मैं क्या जंक्शन बोल सकता हूं, नहीं बोल सकता, लेकिन इस पॉइंट को नोड बोल सकता हूं, बिल्कुल बोल सकता हूं। तो ये पॉइंट मेरा नोड भी होगा और जंक्शन भी कहलाएगा। तो एक नोड, एक जंक्शन इज सॉरी, एक जो नोड है वो हमेशा वैलिड रहेगा। जंक्शन को भी नोड बोल सकते हैं, नोड को तो नोड बोलेंगे, लेकिन जंक्शन जो है, इस नोड को कभी जंक्शन बोला जाएगा ये जरूरी नहीं है। मतलब समझो, अगर दो पॉइंट है, इसको जंक्शन नहीं बोल सकते हम, ठीक है। जैसे यहां पर था कि ए नोड, ए जंक्शन इज ऑलवेज ए नोड, बट ए नोड इज ऑलवेज ए जंक्शन, ये जरूरी नहीं है, ठीक है जी। तो ये हम लिख लेंगे, एवरी जंक्शन विल बी ए नोड, बट इट इज नॉट नेसेसरी दैट एवरी नोड विल बी ए जंक्शन।
हर नोड जंक्शन होगा ये जरूरी नहीं है। ठीक है, तो ये डिफरेंस हो गया। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं किरचॉफ्स लॉ की। तो ये पहले भी आपने पढ़े होंगे, 12th में आपने पढ़ा है किरचॉफ्स लॉ, फिर से रिवाइज करते हैं। किरचॉफ्स के दो लॉ थे, फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ। फर्स्ट लॉ में आपने वोल्टेज को बोल दिया, सेकंड लॉ आपने करंट के लिए बोल दिया। फर्स्ट लॉ करंट को बोल दिया, सेकंड लॉ वोल्टेज को बोल दिया। फर्स्ट लॉ क्या कहता है करंट लॉ, कि किसी पॉइंट पे जो करंट्स हैं उन सबका एल्जेब्रिक सम 0 होता है, या किसी नोड पे आने वाली करंट का जो सम होगा वो जाने वाली करंट के सम के इक्वल होगा। इट मींस जैसे यहां पर आपको दिख रहा है येलो करंट हमारी आउटगोइंग है, ब्लू करंट हमारी इनकमिंग है। तो मैं कह रहा हूं कि एग्जिस्टिंग प्लस एंटरिंग, यानी कि जो बाहर एग्जिटिंग हो रही है, बाहर निकल रही है, आउटगोइंग, इसको हम लिख सकते हैं आउटगोइंग, और इसको हम बोल सकते हैं इनकमिंग। तो उनका सम क्या होगा 0, यानी कि मैं इसको लिख सकता हूं आउटगोइंग क्या है I1 प्लस I3 प्लस I5, और इसको मैं क्या मान लेता हूं, क्योंकि एल्जेब्रिक सम ले रहा हूं, तो माइनस I2 माइनस I4 माइनस I6 इक्वल टू 0। या मैं लिख सकता हूं कि सम ऑफ इनकमिंग करंट दैट इज I1 प्लस I3 प्लस I5 विल बी इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट I2 प्लस I4 प्लस I6। ये आउटगोइंग करंट है और ये इनकमिंग करंट है, इनका सम जो होता है वो हमेशा इक्वल होता है। दिस इज द किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। सेकंड लॉ होता है वोल्टेज का। वोल्टेज क्या कहता है कि जितना वोल्टेज हम अप्लाई कर रहे हैं किसी सर्किट में, उतना ही वोल्टेज इस सर्किट में यूज हो जाएगा इन फॉर्म ऑफ ड्रॉप्स। तो ई दे रहा हूं तो ये ई पूरा यहां पर यूज हो जाएगा। तो मैं क्या लिख सकता हूं कि ई इक्वल टू, या मैं इसको लिख सकता हूं सिग्मा ई प्लस सिग्मा आई आर विल बी इक्वल टू 0। सम ऑफ ईएमएफ जो अप्लाई कर रहे हैं और सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप्स, उन सबका सम कितना होता है 0। या मैं इसको लिख सकता हूं कि ई माइनस आई आर वन माइनस आई आर टू माइनस आई आर थ्री इक्वल टू 0। या ई इक्वल टू, आई कॉमन ले लिया मैंने यहाँ पे, R1 प्लस R2 प्लस R3। ये क्या होता है, ये हमारा KVL कहलाता है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ कहलाता है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन यहाँ पे कई बार वाइवा में पूछ लेते हैं, ये क्वेश्चन वैसे तो आता नहीं है बट वाइवा में पूछ सकते हैं, क्या हम किसी ऐसे लूप में KVL अप्लाई कर सकते हैं जहां पर कोई करंट सोर्स लगा हो? कैन वी वाई कैन वी कैन नॉट अप्लाई KVL इन अ लूप हैविंग अ करंट सोर्स? क्या किसी ऐसे लूप में KVL अप्लाई कर सकते हैं जहां करंट सोर्स लगा हो? तो आंसर आएगा नो, नहीं कर सकते। रीजन क्या है कि जब हम KVL अप्लाई करते हैं तो हम करते हैं करंट इंटू रेजिस्टेंस, आई इंटू आर करते हैं। हम क्या करते हैं हमेशा? आई इंटू आर करते हैं। बट फॉर करंट सोर्स, करंट सोर्स के लिए आर कितना होता है? इंफिनिटी। आर कितना होता है? इंफिनिटी। तो जब हम इंफिनिटी है इसके लिए कैलकुलेशन करेंगे तो वो हो नहीं पाती है, क्योंकि रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है। दैट इज वाई कि आप कभी भी ऐसे लूप में KVL अप्लाई नहीं करोगे जहां पर एक करंट सोर्स लगा, राइट। चलिए आगे देखते हैं। अब आपसे पूछा था एक बार, एक्सप्लेन द प्रोसीजर ऑफ मैश एनालिसिस विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। तो मैश एनालिसिस हम कैसे अप्लाई करते हैं उसको एग्जांपल की हेल्प से आपको समझना है। तो मैश एनालिसिस क्या है? बेसिकली लूप एनालिसिस, मैश एनालिसिस बात एक ही है। सबसे पहला काम आप क्या करोगे, आप सर्किट को ध्यान से देखिए और पहचानिए कि इसमें कितनी मैश बनी हुई है। जितनी मैश बनी हुई, तो फर्स्ट आपको क्या करना है? आइडेंटिफाई मैश। आपको मैश आइडेंटिफाई करनी है, ठीक है, और उनके नंबर मार्क कर देने, उनके अंदर करंट को मार्क कर देना है, उनके अंदर करंट को एज्यूम कर लेना है। कोई भी डायरेक्शन में कर सकते हैं, अभी बता दूंगा एग्जांपल जब लेंगे, ठीक है, जो भी आपको लेना हो। तो सबसे पहला काम आप क्या करना है? लूप को आइडेंटिफाई करना है, उसके अंदर करंट को एज्यूम कर लेना है, पहला काम। दूसरा काम, अब उसके अंदर KVL अप्लाई कर देना है। तीसरा काम, जब आप KVL अप्लाई करेंगे तो कुछ इक्वेशंस बन के आएंगी, फिर उन इक्वेशंस को आपको सॉल्व कर लेना है। जब आप उन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। दिस इज द प्रोसीजर ऑफ अप्लाइंग KVL। और ये क्वेश्चन लास्ट ईयर आपसे पूछा गया था, ठीक है, ये क्वेश्चन आपका एग्जाम्पल के साथ पूछा गया था। क्या एग्जाम्पल मैंने यही ले लिया क्योंकि ये क्वेश्चन अलग से पूछा गया था, इसी को हम एग्जाम्पल मान लेते हैं। पहला काम हमने क्या था? हमने लूप आइडेंटिफाई, मैश आइडेंटिफाई करने हैं। तो कितने मैश दिख रहे हैं? एक और दो, दो मैश हमें दिखाई दे रहे हैं। तो हमने पहला काम किया आइडेंटिफिकेशन ऑफ मैश। जब हमने आइडेंटिफिकेशन कर लिया उसके बाद मैंने आपसे कहा था कि इसमें करंट एज्यूम कर लो। सपोज मैंने इसके अंदर करंट एज्यूम कर ली, इधर I1 और इधर की तरफ
मैंने करंट मान ली I2, ठीक है, एक तरफ I1 और एक तरफ I2, ये काम हमने कर लिया। अब दूसरा काम हमने क्या बताया था कि इसमें KVL अप्लाई कर दो, लेकिन KVL अप्लाई करने से पहले मैं आपको एक टिप देता हूं जिससे आपका काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा। क्या कि जब करंट आपने एज्यूम कर ली है तो आप इस क्वेश्चन में पोलैरिटी और एज्यूम कर लो। पोलैरिटी मतलब जब करंट ट्रैवल करिए तो करंट के साथ साथ चलो, करंट इधर से एंटर कर रही है तो जहां से एंटर करती है उसको प्लस मार्क करते हैं, जहां से निकलती है उसको माइनस। फिर ये करंट इस रेजिस्टेंस में गई तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। फिर इधर से एंटर करेगी तो ये प्लस ये माइनस। अच्छा, इसकी तो पोलैरिटी बड़ी वाली प्लेट प्लस होती है, छोटी वाली माइनस होती है। जब इधर जाएंगे इस करंट के हिसाब से ये प्लस ये माइनस, ये प्लस है ये माइनस है, इधर से करंट जाएगी ये प्लस ये माइनस, इधर से गई ये प्लस ये माइनस। अब आप ध्यान दीजिए, जो दो मैश है क्या उनके बीच में कोई कॉमन रेजिस्टेंस है? तो इस मैश के और इस मैश के बीच में कॉमन रेजिस्टेंस है। इन पे पोलैरिटी कैसी आ रही है? क्या सेम पोलैरिटी बन रही है दोनों करंट से, अपोजिट? तो अपोजिट पोलैरिटी बन रही है, इधर प्लस माइनस, इधर इधर से प्लस माइनस। तो ये हमेशा करंट को डिवाइड करने के लिए बोल रहा है कि I1 और I2 हमेशा डिवाइड होंगी 6 ओम पे आके। ये चीज आपको आइडिया लगा होना चाहिए जब आप KVL अप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में आपने क्या किया, हेयर टू मैश आर अवेलेबल, ठीक है, उसके अंदर हमने करंट मान ली I1 और I2, लेकिन मुझे KVL अप्लाई करना है। अप्लाई KVL 1 by 1 इन लूप 1। जब लूप 1 में KVL लगाया तो क्या होगा, किसी भी एक पॉइंट से चलना शुरू करो। सपोज मैं A पॉइंट से चलता हूं तो घूम के मुझे वापस A पॉइंट तक आना है, घूम के मुझे A पॉइंट तक वापस आना है। रास्ते में जितने भी एलिमेंट्स मिलेंगे उन सबके अक्रॉस वोल्टेज कैलकुलेट करना है और एल्जेब्रिकली ऐड करना है, यही KVL होता है। तो जब मैं A से चलना शुरू किया तो सबसे पहले मुझे क्या मिला, ये 1 ओम का रेजिस्टेंस मिला। जब मुझे 1 ओम का रेजिस्टेंस मिला तो मुझे पता है कि एक रेजिस्टेंस के अंदर वोल्टेज कितना होता है, V इक्वल टू आई आर। एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज होता है, अगर यहाँ करंट I है तो इसके लिए V कितना होगा, V इक्वल टू आई आर होगा। तो मुझे क्या करना है, इसके अंदर I इंटू आर करना है। तो मैंने सबसे पहले मैंने गया तो मुझे मिला प्लस साइन। तो मैं हमेशा जिस साइन पे टकराता हूँ उससे अगला साइन कंसिडर कर लेता हूँ कन्वीनियंस के लिए, लेकिन ऐसा कोई रूल नहीं है, आप चाहो तो प्लस भी कंसिडर कर सकते हो। लेकिन जो भी कंसिडरेशन एज्यूम करना वो फिक्स रखना, ऐसा नहीं कि इस रेजिस्टेंस पे कुछ और इस पे कुछ और। हम क्या कह रहे हैं कि जिस साइन पे हम टकराते हैं, जिस साइन पे हमें जो चलते हुए हमें पहले साइन मिलेगा उससे अगले वाले को कंसिडर कर लो, बहुत सिंपल तरीका रहेगा। तो हमने प्लस पे गए, हम जहां से ए से चलना शुरू किया पहले में क्या साइन मिला, प्लस, तो हमने क्या ले लिया, माइनस। हमने क्या ले लिया, माइनस। अब मुझे क्या करना, I इंटू आर। करंट कितनी है इस रेजिस्टेंस में, I1। कितनी करंट है, I1, तो मैंने लिखा I1। रेजिस्टेंस कितना है यहाँ पर 1, तो मैंने कर दिया I1 इंटू 1। आगे बढ़े, फिर प्लस साइन मिला तो प्लस, वो सॉरी माइनस। अब करंट कितनी है इसके अंदर, ध्यान से देखें तो I1 डाउनवर्ड है, I2 अपवर्ड है। तो इसके अंदर दो करंट है जिनकी डायरेक्शन अपोजिट है। तो जब डायरेक्शन अपोजिट होती है तो सब्ट्रैक्ट करते हैं। फिर क्वेश्चन ये आता है सर किस में से किसको सब्ट्रैक्ट करें? तो हम जिस लूप के अंदर KVL अप्लाई करते हैं, जिसके घर में है उसी की करंट को बड़ा मान लेते हैं, यानी कि यहां पर हम मान लेंगे कि I1 इज ग्रेटर, तो I1 माइनस I2 हम यहां पर कर लेंगे। तो कितनी करंट हो गई, I1 माइनस I2, ठीक है। अब कितना रेजिस्टेंस है यहाँ पर, R की वैल्यू 6, तो ये कितना हो गया 6। आगे बढ़े, फिर हमें क्या साइन मिला, प्लस, तो हमने क्या ले लिया, माइनस। करंट कितनी है इसके अंदर, I1, रेजिस्टेंस कितना है 2। आगे क्या साइन मिला, माइनस, तो हमने क्या ले लिया, प्लस। प्लस 18 इक्वल टू 0। तो अब यहां पर हम इसको सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा, I1 माइनस का एक बार 6I1 ये रहा और 2I1 ये रहा, तो 6 प्लस 2 8 प्लस 1 9, तो ये हो जाएगा माइनस 9I1 माइनस माइनस प्लस 6I2 इक्वल टू माइनस 18, और 9I1 माइनस 6I2 इक्वल टू 18। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1। अब एक मैच में अप्लाई किया तो एक इक्वेशन बनी, दूसरे में अप्लाई करेंगे तो दूसरी इक्वेशन बनेगी।
तो अप्लाई करते हैं, अप्लाई KVL इन लूप 2 या मैश 2, लैप लूप भी बोल सकते हैं, मैश भी। देखो मैश को तो लूप बोल सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं, तो लूप 2 भी बोल सकते हैं। अब इसमें चलेंगे तो मान लिया हमने ये वाला पॉइंट ले लिया, यहां से चलना शुरू किया, यहां तक लौट के आना है भाई। यहाँ पे भी तो हम ए पे आ गए थे, यहां से चले प्लस पे टकराए, माइनस साइन मिला, तो -3 कितनी करंट है उसके अंदर, I2, तो -3 I2। आगे गए प्लस पे टकराए, माइनस ले लिया, तो -12। ठीक है, आगे बढ़े प्लस पे टकराए, माइनस ले लिया, कितनी करंट है, 4 × I2। यहां पे टकराए प्लस पे टकराए, माइनस ले लिया। अब चूंकि हम लूप 2 में है, I2 को बड़ा मान लेंगे, तो यहां पर हो जाएगी 6 × I2 - I1। और इसके बाद हम कहां पहुंच गए, वापस अपने पॉइंट पे, इक्वल टू 0। इनको सॉल्व कर लिया, -3 -4 -6, 6 4 10 3 13, यानी कि -13 I2 एंड +6 I1 एंड -12 है, तो इक्वल टू 12 हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू 12 हो जाएगा, राइट। यस, तो यहां से हमारे पास इक्वेशन हो गई 6I1 - 13I2 इक्वल टू 12, इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए इन दोनों को मुझे सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के बाद मुझे आंसर मिल जाएगा। तो लेट मी चेक कैलकुलेटर, मैनुअली कर लेते हैं। तो हमें इसको सॉल्व करना है। सपोज मैं I1 को कैंसिल करना चाहता हूँ, तो इधर मल्टीप्लाई बाय 3 कर देंगे, इधर मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे ऊपर, और इधर 3 कर देंगे। तो ये इक्वेशन आ जाएगी 18I1 - 39I2 इक्वल टू 36। और दूसरी इक्वेशन आ जाएगी, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगी 18I1, ठीक है, -12I2 इक्वल टू 36। ठीक है जी। अब इसको माइनस, तो प्लस, इसको माइनस, तो ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ आपका आ जाएगा 7 और 3 में से 1 गया 2, 27I2 इक्वल टू 0, या I2 इक्वल टू 0। एक करंट तो मुझे मिल गई I2 इक्वल टू 0। अब अगर मैं I2 की वैल्यू को कहीं भी रख दूं, पुट I2 इन इक्वेशन 1, इसमें रख देते हैं, तो कितना हो जाएगा, 9I1 - 0 इक्वल टू 18, या I1 इक्वल टू कितना आ गया, 2 एम्पियर। ठीक है, देखो दोनों करंट मिल गई, I1 2 एम्पियर, I2 0 एम्पियर। इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो दिस इज द मेथड ऑफ KVL, इस तरह से हम KVL को अप्लाई करते हैं, राइट। तो यही हमने किया था, पहले लूप आइडेंटिफाई की, KVL अप्लाई किया, इक्वेशन बनी 1 और 2 थर्ड स्टेप में, और फिर हमने उनको सॉल्व कर लिया, राइट। तो ये काम हमारा हो गया। अब नेक्स्ट आता है नोडल एनालिसिस। इसको हम कैसे अप्लाई करते हैं, तो इसमें क्या करते हैं, ये भी एक मेथड है KCL से सॉल्व करने का। यही क्वेश्चन को हम KCL से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन करेंगे कैसे वो समझते हैं। नोडल एनालिसिस इज अ सिस्टमैटिक मेथड यूज्ड टू डिटरमाइन द वोल्टेज एट डिफरेंट नोड्स। यहां हमने करंट को फाइंड किया था, इस मेथड में हम वोल्टेज फाइंड करते हैं किसी नोड पे। पहला क्या स्टेप होगा, नोड को फाइंड करिए। नोड कैसे फाइंड करेंगे, तो सिंपल सा बड़ा आसान तरीका बताता हूं नोड पहचानने का। ऐसे पॉइंट ढूंढ लो जहां पे 3 ब्रांच मिल रही हो और वहीं पे करंट डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो उस नोड को ढूंढ लो। और एक नोड हमें रखना है रेफरेंस के लिए। जो जनरली नीचे वाला नोड होता है, जो बॉटम होती है, उसको हम रेफरेंस मान लेते हैं। जहां का पोटेंशियल हम कितना कंसीडर करते हैं, 0, यानी कि उसको ग्राउंड पे मानते हैं। तो सारे नोड फाइंड कर लो, एक रेफरेंस नोड सेलेक्ट कर लो, ठीक है, और उसको 0 पे सेट कर दो। फिर जो नोड आपने ढूंढे हैं उन पे वोल्टेज असाइन कर दो रेफरेंस नोड के रेस्पेक्ट में, V1 V2 V3 करके। उसके बाद KCL अप्लाई करो और V1 V2 V3 को आप कैलकुलेट करो, इक्वेशन बनेंगे, उन इक्वेशन को सॉल्व करो, और ये आपका मेथड सॉल्व हो जाएगा। लेकिन ये पढ़ने से थोड़ी होता है, करने से होता है। जैसे मैथ्स को किया था अभी, इसी क्वेश्चन को मैं KCL से करता हूं या नोडल से करता हूं। तो नोड फाइंड करते हैं। ऐसे कितने पॉइंट हैं
जहां पे दो या दो से ज्यादा एलिमेंट हमारे मिल रहे हैं, एक तो ये वाला पॉइंट है और एक ये पॉइंट है, राइट। इसके अलावा कोई पॉइंट हमारा ऐसा नहीं है जहां पे तीन एलिमेंट एक जगह पे मिल रहे हो। तो इसको तो मैंने मान लिया ग्राउंड, इसको मैंने क्या मान लिया, ग्राउंड, जिसका वोल्टेज हो गया 0, और इसका मैंने मान लिया वोल्टेज V। ठीक है, पहला काम, सबसे पहला काम हमने नोड आइडेंटिफाई कर लिए, और नोड आइडेंटिफाई करने के बाद हमने उसमें पोटेंशियल एज्यूम कर लिया, पहला काम। रेफरेंस नोड भी मान लिया। अब क्या करना है, हर ब्रांच में करंट एज्यूम करनी है। सेकंड स्टेप क्या है, एज्यूम करंट इन ईच ब्रांच, हर ब्रांच में। डायरेक्शन कोई भी ले सकते हैं। मान लीजिए मैंने डायरेक्शन क्या ली, हमेशा अगर आपको आंसर पॉजिटिव लाना है ना, तो आप क्या ध्यान रख, एक प्रैक्टिस रख सकते हो कि जो बैटरी है उसका पॉजिटिव टर्मिनल है, वहां से करंट को फ्लो करा दो, तो करंट बैटरी पॉजिटिव से निकलेगी, ऐसे जाएगी। तो ये हो गया, इसको मैंने नाम दे दिया I1, यहाँ पे कुछ भी डायरेक्शन मान लो I2, और यहां से करंट प्लस से निकलती हुई दिखाना है तो I3। ठीक है, I1 I2 I3 तीन करंट हो गई, बस इतना काम आपको करना है। उसके बाद आप क्या करो, I1 I2 I3 की वैल्यू रख दो। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या काम किया, फर्स्ट स्टेप, स्टेप 1, आइडेंटिफाई नोड्स, आइडेंटिफाई नोड्स। सेकेंड स्टेप हमने क्या किया, एज्यूम करंट इन ऑल ब्रांच, एज्यूम करंट इन ऑल ब्रांच। ठीक है, दैट इज I1 I2 एंड I3। I1 की वैल्यू क्या होगी, I1 इक्वल टू होगा I इक्वल टू V अपॉन R, यानी कि मुझे इस ब्रांच का वोल्टेज निकालना है और रेजिस्टेंस से डिवाइड करना है। तो इस ब्रांच का वोल्टेज क्या होगा, करंट मेरी 0 से गई, ठीक है, V तक। तो देखिए करंट हमेशा हायर टू लोअर जाती है, करंट हमेशा हायर वोल्टेज टू लोअर वोल्टेज जाती है। तो 0 माइनस V, अगर इधर से जा रही है तो 0 माइनस V, 0 से गई V तक। भाई यही तो पूरी ब्रांच है ना, ये पूरी ब्रांच है हमारी। ये पूरी ब्रांच है हमारी। ठीक है, इस ब्रांच में ये वाला हिस्सा भी है, ये भी है, और ये भी है। ये पूरी ब्रांच है मेरी। ठीक है, ये पूरी एक ब्रांच है। अब इस ब्रांच में हमारे पास 0 से करंट चली और V तक गई, तो 0 माइनस V इज दी वोल्टेज। ठीक है, और ये भी एक वोल्टेज है 18 वोल्ट का। इसको क्या करें, तो यहां से देखो करंट कैसे है, ऐसे ऊपर जा रही है, निकल रही है, और हमारी करंट भी कैसे जा रही है, ऐसी तो जा रही है, 0 से V तक जा रहे हैं। तो हमारी डायरेक्शन और वोल्टेज सोर्स की डायरेक्शन दोनों सेम दिख रही है। तो हम क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे, यानी कि +18। तो क्या फायदा हुआ, कि वोल्टेज हमारा 18 माइनस V आ गया। तो ये जो हमारा मेथड है ना, इसको समझ लेते हैं फिर से। तो मैं हटा देता हूँ, थोड़ा कंजेस्टेड हो गया अदरवाइज सर्किट मेरा। तो यहां से इस बैटरी से वोल्टेज करंट निकली और यहां तक गई, तो 18 माइनस V1, हायर ये हो गया, ये लोअर हो गया, तो 18 माइनस V। तो मैं क्या लिखूंगा, 18 माइनस V अपॉन, सिंपल लिख दो इसको, 18 माइनस V अपॉन रेजिस्टेंस। कितना रेजिस्टेंस इस ब्रांच का, 1 ये है, 2 ये है, यानी कि 3 हो गया। 18 माइनस V अपॉन 3, तो I1 इक्वल हो गया 18 माइनस V अपॉन 3। क्योंकि ये 0 है तो इसकी जरूरत नहीं है। तो 18 से गया V तक, इधर 12 से गया V तक, यानी कि 12 माइनस V। कितना वोल्टेज हो गया इस ब्रांच का, 12 माइनस V। तो I3 कितना हो जाएगा, 12 माइनस V अपॉन कितना रेजिस्टेंस इस ब्रांच का, 3 ये 4 ये, यानी कि 3 + 4 7 अपॉन 7। I2 कितना हो जाएगा, V से चले 0 तक गए, तो V माइनस 0, तो V माइनस 0 अपॉन रेजिस्टेंस कितना है, 6। तो ये आ गया 6। बस अब आपको क्या करना है, KCL लगाना है। तो अप्लाई KCL एट नोड। ठीक है, इस नोड पे KCL अप्लाई कर दिया, तो I1 इस नोड के लिए इनकमिंग है, ये आउटगोइंग है, ये इनकमिंग है, यानी कि इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट। तो I1 प्लस I3 इक्वल टू I2। ठीक है, या I1 प्लस I3 माइनस I2 इक्वल टू 0। तो I1 कितना है, 18 माइनस V अपॉन 3, प्लस I3 कितना है, 12 माइनस V अपॉन 7, I2 कितना है, माइनस V अपॉन 6 इक्वल टू 0।
तो इसको हम लिख सकते हैं 6 माइनस वी बाई 3 प्लस 12/7 माइनस वी बाई 7 माइनस वी बाई 6 इक्वल टू 0। वी को कॉमन ले लें सब जगह, अगर माइनस वी को कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा 1/3 और प्लस 1/7 प्लस 1/6 इक्वल और प्लस 6 प्लस 12/7 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस वी 7 का अगर हम कर लें तो कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, 6 7 42, 42 हो जाएगा, 42 हो जाएगा। तो 28 42 14 प्लस 6 प्लस 7 और ये हो जाएगा प्लस 7 और 42 प्लस 12 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा माइनस वी 7 6 13 13 दूनी 26 और 1 27 27/42 इक्वल टू माइनस 4 और 5/7। ठीक है, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 7 से ये गया 6 टाइम, तो यहाँ से हमारा v इक्वल टू कितना निकल के आ गया 54 इंटू 6/27। ये चला जाएगा 3 2 ज़ा 6, 3 9 27 और 9 6 54, 6 दूनी 12 वोल्ट। तो v इक्वल टू कितना आ गया बेटा 12 वोल्ट। ठीक है, अब देखो अगर मुझे I2 निकालना है तो I2 कितना होगा मेरे पास, अब अगर मुझे I2 निकालना है तो I2 कितना है मेरे पास V/6, V कितना है 12, ऐसे डिवाइड कर दिया 2 एम्पियर। ठीक है, यही आ रहा था पहले भी। I1 निकालना है तो I1 कितना है 18 माइनस V/3, 18 माइनस 12, V की वैल्यू कितनी है 12/3, तो 18 में से 12 गए 6, 6/3 इक्वल टू 2 एम्पियर। I2 कितना हो जाएगा, I2 इक्वल टू 12 माइनस V/7, 12 माइनस V/7, तो 12 माइनस 12/7 यानी कि 0 एम्पियर। आप चेक करिए यही आंसर आपके पहले भी आ रहे थे। तो आप KVL से करो, KCL से करो, आंसर तो हमेशा सेम ही आना है। तो दिस इज द मेथड ऑफ KCL या नोडल एनालिसिस, इसको हम बोलते हैं नोडल एनालिसिस। आपने देखा कि एक वोल्टेज हमने फाइंड किया, उसकी हेल्प से हमने तीनों करंट को कैलकुलेट कर लिया, दीज आर दी करंट। इस तरह से आप इसको सॉल्व करते हो। स्टेप 1 में नोड फाइंड करिए, 2 में करंट मान लिया, 30 में KCL अप्लाई कर दिया और सॉल्व कर दिया, आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से नोडल को हम अप्लाई करते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, ये केवल एग्जांपल था। जितने भी PYQs है, ये भी PYQ है, ये क्वेश्चन आपका दोनों मेथड से पूछा गया था, ये लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, तो वो मैंने आपको कराया। तो आज के सेशन में हम इतना ही रखेंगे। एक बार फिर से रिमाइंड करा दूं कि कोर्स आपका इस बैनर के साथ अवेलेबल है एप्लीकेशन में, जो बच्चे देना चाहते हैं वो ले सकते हैं। आप अपने जो साथी हैं उनके साथ शेयर करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल पाए। ठीक है, जो फर्स्ट टाइम का लेना चाहते हैं उनको फर्स्ट टाइम का भी मिल जाएगा। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम एग्जांपल्स करेंगे, PYQs करेंगे। थैंक यू वेरी मच।